नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रूस के सस्ते तेल का जो भारत में आयात हो रहा है, उससे आम आदमी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि इस तेल आयात से आम आदमी को फायदा अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। और इसके जो विभिन्न आयाम है कि आखिर इसके सामने जो अमेरिका है, अमेरिका जो बार बार एक दबाव की नीति है वो भारत के सामने क्यों रख रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, इससे उसको क्या फायदा है। और अपने तो खुद रूस से बड़े स्तर पे तेल या बहुत सारे ऐसे उसके अलग अलग क्षेत्र की वस्तुएं पदार्थ हैं जिनके संदर्भ में वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन भारत को दबाव बनाते हुए रूस से अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो भी यूरोप के देश हैं वो भी क्या है, रूस के साथ बड़े स्तर के जो व्यापार है वो तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को एक तरह से दबाव में लाने का प्रयास करें। तो रूस का जो सस्ता तेल है वो आम आदमी के लिए जो फायदा है वो नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है, इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत देखेंगे तो आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन कोर्स पर लगभग 60% से अधिक जो छूट है वो आपको प्रदान की जा रही है। और ये सारे जो कोर्स हैं इनकी विशेषता है कि ये आसान ईएमआई की सुविधा पर भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये जो भी पीटी मेंस के जो कोर्स हैं इनके बारे में अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, वहां विजिट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खास बात है कि इस छूट को जो लाभ प्राप्त करने की लास्ट तिथि है वो 15 अगस्त 2025 है। इससे पहले ही इन कोर्स में अगर आप नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज पर आते हैं कि रूस का सस्ता जो तेल है उससे आम आदमी को फायदा नहीं हो रहा है। तेल कंपनियों की जो कमाई है वो तो बढ़ी है, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ा है, लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका कोई बड़ा अच्छा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी की आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देखें तो बड़े स्तर पे रूस पर जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, उनके द्वारा कई सारे बैन, प्रतिबंध, दबाव लगाए गए। और इससे क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो एक बात देखने को मिला कि प्रतिबंध जैसे ही लगे और उसने अपने सबसे बड़े जो खरीदार यूरोप था उसको खो दिया। और इस कारण से देखें तो रूस का जो व्यापार है, आर्थिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चरमराने लगी। ऐसे में रूस ने एशिया की तरफ अपना रुख किया, खास तौर पे अपने सहयोगी देश भारत और चीन के साथ। और उनके साथ देखें तो भारी डिस्काउंट के बाद छूट के स्तर पे कच्चे तेल को बेचने के लिए वो पूरी तरह से इन देशों के सामने, जैसे भारत के सामने उसने एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव दिया और भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। और 2022 से देखें तो रूस का सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो एक तरह से रूस जो है भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जो क्रूड ऑयल है उसका सप्लायर बना हुआ है। और 3 साल में देखें तो जो डिस्काउंट है, जो छूट है वो लगभग $30 प्रति बैरल से घटकर वो देखें तो 3-6 के आसपास रह गया। लेकिन सस्ते तेल अब भी मुनाफे का सौदा है, ये बात तो क्लियर हो गई। मुद्दा यही है कि मुद्दा ये है कि इस मुनाफे का अधिकांश जो हिस्सा है वो सरकार और जो भी रिफाइनिंग कंपनियां हैं वो ले जाती हैं, जबकि आम जनता को पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई खास राहत नहीं मिल रहा है। क्योंकि बार बार न्यूज चैनल में, न्यूज जो भी कह सकते हैं पेपर में, अलग अलग डिबेट्स में आप पढ़ते होंगे कि भारत क्या कर रहा है कि रूस से सस्ते दरों पर तेल आयात कर रहा है, लेकिन आम जनता को तो तेल उसी रेट पे मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। तो इस तरह के सस्ते दरों पर जो भारत तेल रूस से आयात कर रहा है, और इसी के संदर्भ में देखें तो अमेरिका के द्वारा बड़े स्तर पर टैरिफ दबाव या इस तरह का जो भी टैरिफ वार है वो भी झेलना पड़ रहा है। तो आखिर अगर आम आदमी को फायदा नहीं है तो इस तरह के जो कह सकते हैं कि स्थितियां बनी हुई हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले। इसमें अगर देखें तो रूस भारत का जो टॉप ऑयल सप्लायर है उस तौर पे अब क्या हो चुका है, काबिज हो चुका है। यहाँ पर अगर देखेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, बैरल प्रतिदिन में है तो रूस का क्या है, प्रतिदिन 7.8 बैरल पर डे है। इराक दूसरे स्थान पे, सऊदी अरब तीसरे और अमेरिका चौथे स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये आंकड़े हैं। कुछ ग्लोबल स्तर के जो बैकग्राउंड के स्तर पे डेटा की बात करें कि 2014 से लेकर 2016 में जो वैश्विक इवेंट हुए, बहुत सारे जो घटनाक्रम हुए, उसमें जो ओपेक है, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई
करने वाले देशों का एक समूह है, तो उसकी जो प्राइस वार है वो देखने को मिला और तेल बाजार पे देखें तो बड़े स्तर पे कच्चे तेल के जो दाम है वो नीचे आए थे। फिर 2020 में देखें तो कोविड का समय आ गया और लॉकडाउन के समय देखें तो जो मांग है पूरे दुनिया के स्तर पे वो कम हुई थी और ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक असर देखने को मिला था। इसके अगले 2022 में देखें तो रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो स्टार्ट हो गया और फिर सप्लाई में उथल पुथल पूरे दुनिया में मच गई। पश्चिम के जो देश हैं वो रूस से तेल लेना बंद कर दिए, फिर रूस ने सस्ते दरों पे भारत चीन को तेल सप्लाई करना शुरू किया गया और फिर 2023 से लेकर 2025 इस वर्ष तक देखें तो रूस का पूरी तरह से जो एक रुख था सप्लाई के स्तर पर क्रूड ऑयल का वो एशिया के खासतौर पे साउथ एशिया में बन गया और इससे देखें तो भारत चीन को सस्ता तेल प्राप्त होने लगा और यूरोप में जो महंगाई है तेलों की वो बढ़ गई। सस्ते तेल से किसको फायदा हो रहा है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है और किसे नहीं हो रहा है। तो देखिए लाभार्थी की बात करें तो जो भी प्राइवेट कंपनी है जैसे रिलायंस है और रूस के एक तरह से प्रायोजित जो नायरा कंपनी है, इनको बड़े स्तर पे फायदा हो रहा है। अगर फायदा की बात करें तो जो भी रिफाइनिंग मार्जिन है वो 12 से लेकर $15 प्रति बैरल हो रहा है और एक्सपोर्ट में जो मुनाफा है यूरोप में अमेरिका में जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वो बेचा जा रहा है। तो कंपनियों को बड़े स्तर पे फायदा हो रहा है। सरकारी जो कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मुनाफे में है, जैसे IOC है, BPCL है, HPCL है। ये क्या है कि 2022 से 23 से लेकर इनके जो लाभ हैं, जो फायदे हैं वो 25 गुना से भी अधिक बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी भी देश में जो तेल आम आदमी को मिलता है उसके रेट में, उसके मूल्य में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इसका मतलब आम जनता क्या है कि इससे अछूती है। सरकार की बात करें तो सरकार भी बड़े स्तर पे जो भी एक्साइज और वैट जैसे जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटी हैं, उनसे बड़े स्तर पे क्या है कि जो एक टैक्स कलेक्शन है वो प्राप्त कर रही है और इस कारण से देखें तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जो जनता है, जो आम आदमी है, उनको इस तरह के किसी भी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है और खुदरा कीमतों में देखें तो राहत नहीं आई, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो स्थिति यही है कि आखिर किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है। तेल कंपनियों के अगर मुनाफा की बात करें और गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उनकी अगर बात करें तो भारत जो पेट्रोलियम है उसका जो मुनाफा है एक साल में कितना बढ़ा है, तो वो 1326% बढ़ गया। आप देख सकते हैं आंकड़े कहाँ आसमान छू रहे हैं। ये आंकड़े रूस से तेल खरीद बढ़ाने के अगले साल का है। आप देख सकते हैं जो भी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनके जो मुनाफा है वो देखिए 381% इंडियन ऑयल का बढ़ा है, भारत पेट्रोलियम का 1326% बढ़ा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अभी सही आंकड़ा आया नहीं है। तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 2022 से 23 के बीच में जो मुनाफा है वो बड़े स्तर पे बढ़ा है। 2023-24 में ये बढ़ा है, लगातार ये बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आम जनमानस को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। रूस से जो तेल आयात करने का एक जो पूरा प्रतिरूप है उसकी अगर बात करें तो औसत दैनिक जो आयात है वो 2021 में क्या था, ये आपके सामने दिया गया। भारत की कुल जो जरूरत है उसका कितना ये पार्ट है और अब 2025 में इसकी क्या स्थिति है वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस और नायरा की जो हिस्सेदारी है 2022 में रूस से तेल जो खरीद है उससे में जो हिस्सेदारी थी वो रिलायंस की 8%, नायरा की 7% है और ये कंपनियां पूरा मलाई खा रही हैं। 2025 में जो हिस्सेदारी है दोनों ने मिलकर लगभग आधा ही कर लिया था, लगभग 45 का मतलब 50% ही हो जाता है। रिलायंस का 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन, ये पूरा जो सप्लाई है वो स्टेबल बनी हुई है। नायरा जो रूसी निवेश वाली कंपनी है बड़े पैमाने पर यूरोप में जो ऑयल है उसका सप्लाई कर रही है और बड़े स्तर पे जो प्रॉफिट है वो कमा रही है। आम जनता को फायदा क्यों नहीं हो रहा? पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ जो मूल्य है वो कम क्यों नहीं रहा? तो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स का गणित है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो बेस प्राइस है पेट्रोल और प्रति लीटर की बात करें तो वो 52.83 है, डीजल पर ये 53.75 है। उसके बाद क्या होता है कि इस पर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आरोपित की जाती हैं, जैसे भाड़े की बात करें कि इसका जो भी कास्ट आता है वो बढ़ जाता है। दोनों पर देख लीजिए एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, जो डीलर है वो अपना कमीशन जोड़ देता है, जो सरकार का टैक्स है वैट है वो इस पर जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, वैट, तो इस तरह के विभिन्न जो कह सकते हैं कि स्थितियां, इनको जोड़ने के बाद जो मूल्य हो जाता है वो 52.83 से सीधे 94.77 हो जाता है। वैसे डीजल क्या है, ये 53.75 से सीधे बढ़कर क्या हो जाता है 87.67 रुपया हो जाता है। तो ये पूरा
टैक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जो पूरा टैक्स का जो एक पूरा फॉर्मेट है, जो एक इसका सिस्टम है कि केंद्र सरकार क्या करती है कि 13 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल है और 10 रुपया प्रति लीटर डीजल है, इस पर क्या लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। जो भी राज्य है वो वैट लगा देते हैं, कीमत पर 25% बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल्ड रेगुलेशन है कि कागज पर कीमत है बाजार के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन सरकार क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है। इस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, तो इसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो भी एलपीजी सब्सिडी है उसके घाटे का हवाला दिया जा रहा है कि कंपनियां पुराने घाटे की जो भरपाई है उसको कर रही हैं, लेकिन उस भरपाई के नाम पर कंपनियां क्या कर रही है, बड़े प्रॉफिट, बड़े मार्जिन को प्राप्त कर रही हैं। सरकार के मिलने वाला जो राजस्व है, एक्साइज ड्यूटी है, जो राज्य हैं, जो केंद्र है, उनके स्तर पे बैट है, और अप्रैल में देखें तो टैक्स में बढ़ोतरी भी की गई है। देश के प्रमुख जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल के अगर दामों की बात करेंगे तो ये सभी शहरों में देखेंगे तो अमूमन क्या है कि ये लगातार इनके रेट बढ़े हुए ही देखने को मिल रहे हैं। अगर कुछ रणनीतिक जो काज हैं उनकी अगर बात करें कि भारत रूस से तेल क्यों नहीं मंगाना छोड़ेगा, तो इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है कि भारत जो तेल बाहर से मंगाता है, दुनिया, चूंकि अगर आप देखेंगे तो भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसका लगभग 80 से 85% क्या है कि भारत आयात करता है। क्योंकि पूरी तरह से क्या है कि भारत ऊर्जा संसाधन में, खासतौर पे पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल के संदर्भ में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत में इस तरह का कोई भी एनर्जी रिसोर्स नहीं है। और जिन देशों से तेल भारत मंगाता है, अगर उनकी तुलना करें तो उसमें इस समय जो रूस तेल भारत को दे रहा है वो तो भारत को रूस सबसे सस्ते दरों में दे रहा है, और अमेरिका जो भारत को तेल देता है वो सबसे महंगा देता है। यहाँ पर डेटा दिया गया, जो भी देश हैं जैसे रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कुवैत, ब्राजील, ईरान, जहाँ से कहीं से न कहीं देखें तो क्रूड ऑयल का जो एक लेन देन है वो भारत के तरफ देखा जाता है। भारत में कुल जो इम्पोर्ट है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है इस समय किसकी है, वो पहले स्थान पे इराक की है, पहले स्थान पे रूस की है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो यहाँ पर इराक है। रूस 37% है, इराक 21% है, उसके बाद तीसरे स्थान पे सऊदी अरब है, चौथे पे यूएई है, और पांचवें पर अमेरिका है। और यहाँ पर देखिए कीमत कितनी है, कहाँ से जो भारत अलग अलग देशों से जो ऑयल मंगाता है उनकी जो कीमत है उसमें अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की कीमत देखिए तो यहाँ पर 83 है, यानी कि 83 डॉलर प्रति बैरल। और इसमें देखेंगे तो इसकी अपेक्षा यूएई में 78 है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद ये है, और सबसे कम आप देखेंगे तो 63 डॉलर प्रति बैरल क्या है कि रूस से जो भारत है वो तेल आयात कर रहा है। यानी सबसे सस्ते दरों पर भारत को क्या हो रहा है कि रूस से तेल प्राप्त हो रहा है। तो भारत क्यों बंद करेगा, क्योंकि अन्य देशों से तो उसे सस्ता तेल मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो रूस अभी भी कहा जा रहा है कि इस तरह की जो भी स्थिति है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से वो बड़े स्तर पर तेल मंगाता है, तो उनकी तुलना में क्या है कि भारत को रूस से सस्ते दरों पर तेल मिल रहा है, रूस बेच रहा है। तो फिर भारत अपने जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसी, अपने देश की राष्ट्रीय आय को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि रूस से बड़े स्तर पे जो भी तेल व्यापार है उनको आगे भी संचालित करेगा। ये भारत सरकार के तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया। 2023-24 में देखें तो बचत की बात करें तो सस्ते तेल के कारण, क्योंकि 2022 से रूस से तेल खरीदना भारत शुरू किया है, तो उसके बाद देखें तो 2023-24 में ये एक ही वर्ष में देखेंगे तो एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है कि सस्ते तेल कीमत आयात करने से भारत को 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बचत हुआ है। तो इस कारण से देखें तो भारत तो बंद ही नहीं कर सकता। और लंबे समय के जो एक एग्रीमेंट है, जो अनुबंध है, लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि भारतीय प्राइवेट जो कंपनियां हैं इन कंपनियों के रूस के साथ लॉन्ग टर्म के जो सप्लाई एग्रीमेंट है, लंबे समय के जो अनुबंध है वो पहले से साइन हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2024 में देखें तो रिलायंस ने 10 साल के लिए 5 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन तेल खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रूस के साथ कर लिया। तो ये एक 5 साल जो 5 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन खरीदने का जो तेल कॉन्ट्रैक्ट है ये 10 वर्षों के लिए है, तो ये बीच में तो खत्म होगा नहीं। इसी कारण से देखें तो एक तरह से रिलायंस को भी टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे जो अनुबंध है ये अचानक तोड़ना न तो आर्थिक रूप से सही माना जाता है, न उचित माना जाता है, और न ही कानूनी रूप से इसे तोड़ना आसान है, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्या की
की जाती है वो तय की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैश्विक जो कीमतें हैं इनका जो स्थिरीकरण है इस पर एक बड़ा इनका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल प्राइस है वो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर इम्पैक्ट देखना शुरू हो गया। भारत का जो रूसी तेल आयात है वो वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन अगर भारत रूस से तेल खरीदना ही क्या कर दे, रोक दे, बंद कर दे, तो सप्लाई घटेगी, और सप्लाई घटेगी तो कीमतें सीधे क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे मार्च 2022 में जब यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हुआ था, जब जंग शुरू हुआ था, तनाव शुरू हुआ, तो तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ऊपर पहुंच गई थी, लगभग 137 बैरल कह सकते हैं डॉलर पहुंच चुकी थी। तो इस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और ख़ास तौर पे देखेंगे जो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज के संदर्भ में भी देखें तो जो निर्यात है उनके संदर्भ में जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसकी अगर बात करें तो भारत और रूस से सस्ता जो कच्चा तेल है वो आयात करके उसे पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन अलग अलग स्तरों पे रिफाइन करता है। और ये जो भी प्रोडक्ट हैं इनको यूरोप सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है, जहां रूस से सीधा आयात प्रतिबंधित है। भारत का तो ये भी कहना है, ये भी दावा है कि वो व्यापार पूरी तरह से क्या करता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से करता है, पूरी तरह से कानून को या अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उनको ध्यान में रखते हुए करता है। तो कोई भी पूर्ण जो प्रतिबंध है वो केवल प्राइस कैप के तहत ही है। जैसे अगर 2022 की बात करें तो 2022 में अमेरिकी तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने खास तौर पे बाइडेन का जो प्रशासन है उसने रूस के तेल पर प्राइस कैप लागू कर दिया था। इसके पीछे अगर हम बात करें कि इस तरह का प्राइस कैप लगाने के पीछे जो बाइडेन का आखिर उद्देश्य क्या था, तो रूस की जो तेल आय है वो सीमित करना, कि रूस जो तेल को बेच करके बड़े स्तर पे जो विदेशी आय अर्जित कर रहा था उसको क्या कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। यानी कि रूस की जो आर्थिक मजबूती है, उसका जो विदेशी आय प्राप्त करने का जो सोर्स है उसे रोका जाए, और सप्लाई जो चेन है उसे रोक दिया था। भारत का इसके संदर्भ में जो आर्गुमेंट है कि रूस से आयात ग्लोबल मार्केट को स्थिर करता है, ये हमेशा बोलता है, और भारत बोलता है कि हम अपने जनता की सुरक्षा, अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से क्या करें, हम तेल खरीद रहे हैं। रूस को हटाने का खतरा क्या है, क्योंकि अगर रूस बड़े सप्लायर को तेल बाजार से हटा दिया तो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। इससे भारत में जो महंगाई है, जो ऊर्जा संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा, और भारत के लिए एक तरह से काफ़ी बुरी स्थिति हो सकती है, जिसमें भारत का जो अपना आय है विदेशी क्षेत्रों में बड़े स्तर पे भेजना होगा ताकि अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सके। यही नहीं, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनकी अगर बात करें तो उनका क्या कहना है, क्योंकि 2022 में वाशिंगटन जो डीसी है उसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो एस जयशंकर ने कहा था और आलोचना की थी कि हम जो तेल खरीदते हैं वो यूरोप के द्वारा देखें तो एक तरह से खरीदे गए तेल से काफ़ी कम मात्रा में होता है। और ये जो बयान है, यूरोप के जो दोहरा नीति है, जो डबल स्टैंडर्ड है, उस पर सीधा भारत के विदेश मंत्री का एक तरह से देखें तो प्रहार था, तंज था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो विरोध है, भारत का जो जवाब है इसकी अगर बात करें तो रूसी जो टैरिफ है उस के स्तर पे देखें तो 50% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाया है। इसके संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया भी आ गई है। भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर हो गया कि भारत ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए जो 50% अतिरिक्त जो टैरिफ है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया कि ये अमेरिका का जो एक कार्य है ये पूरी तरह से अनुचित है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया जो 50% टैरिफ है ये अनापेक्षित है, अव्यवहारिक है, और ये कहीं से भी सही नहीं है। और इसी के संदर्भ में जो भारत का विदेश मंत्रालय उसने कहा कि ये दोहरे जो मानक मापदंड है उसको दर्शाता है, और इस नीति को अमेरिका अपना रहा है। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि अमेरिका रूस के साथ कोई व्यापार नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ये दोहरे मापदंड अपनाते हैं, क्योंकि ये रूस के साथ तो अपना आयात, अपना ट्रेड बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर दबाव बना रहे कि नहीं तुम रूस से दूर हो जाओ, तुम तेल मत खरीदो, तुम रूस के साथ व्यापार मत करो, किसी मंच पे साझा उसके साथ मत हो। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है वो अमेरिका और यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खुद रूस से देखिए यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक, रसायन का बड़े स्तर पे क्या करता है, ट्रेड करता है, लेकिन बड़े स्तर पे भारत के ऊपर, चीन के ऊपर इस तरह के दबाव बना रहे हैं कि वो चीन से वो रूस से क्या करे, व्यापार ही ना करे। यही नहीं, जो यूरोपीय यूनियन है उसका देखें तो 2024 में रूस के साथ जो व्यापार था वो देखिए 67.5 से भी अधिक पहुंच गया था। और एलएनजी में भी देख सकते हैं कि बड़े स्तर पे यहाँ पर क्या है कि 16.5 मिलियन टन और 2022 में 15.2 मिलियन टन से ज़्यादा ये हो चुका था।
अन्य बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जैसे उर्वरक, खनन, उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी, परिवहन के जो उपकरण हैं, वो यूरोपीय जो कंट्रीज हैं वो रूस के साथ अपना व्यापार करते हैं। लेकिन भारत का जो तेल आयात है उसके संदर्भ में उन्हें कहें तो उन्हें खिन्नस है। वो कह रहे हैं नहीं, भारत को छोड़ना होगा, रूस के साथ व्यापार रोकना होगा। और इसके संदर्भ में अगर देखें तो इंडिया का जो स्टैंड है कि भारत का क्या कहना है, तो रूस से तेल आयात जो भारत कर रहा है उसके संदर्भ में भारत की तरफ से ये स्टैंड आया है कि हम अपने राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और कम से कम जो अपना देश की जो आर्थिक आय है उसका नुकसान हो, इसके लिए हम क्या करें कि रूस से हम तेल मंगा रहे हैं। फरवरी 2022 में देखें तो जब से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तब से देखें तो रूस के द्वारा सस्ते दरों पे भारत को तेल प्रदान किया जा रहा है और यूरोप ने भारत के पारंपरिक जो तेल सप्लायर है, खासतौर पे खाड़ी के जो देश हैं, उनसे तेल खरीदना शुरू किया है और वहां से जो भारत तेल पहले खरीदता था उनकी जो मात्रा है वो पहले से कम हो गई और सस्ते जो रूसी तेल है वो अगर बात करें तो लगभग भारत में 1.4 अरब से भी अधिक जो आबादी है उसकी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भारत कहता है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दुनिया में कई सारे अन्य बड़े खरीदार भी हैं, जैसे अगर देखेंगे 2024 में रूस से जो तेल आयात हो रहा है वो चीन बड़े स्तर पे कर रहा है, भारत बड़े स्तर पे कर रहा है। इसके बावजूद जो ट्रंप है वो चीन पर अतिरिक्त जो टैरिफ है वो नहीं लगाए, बल्कि 90 दिन का समय दे दिया, जैसे कि भारत के लिए दिया था पिछले वर्ष टारगेट चीन को किया था, इस वर्ष भारत को कर लिया है। अब इसमें देखें कि आने वाले समय में क्या दशा दिशा क्या संभावना हो सकती है। तो अगर डिस्काउंट खत्म नहीं हुआ तो भारत की जो सप्लाई है, सप्लाई के स्तर पर देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सप्लाई जो डाइवर्सिटी है वो भारत को क्या करना होगा, वो बढ़ाना होगा। दुनिया के अलग अलग जो तेल सप्लायर हैं उनके जो मार्केट है उनको पकड़ना होगा, उनसे तेल खरीदना होगा। और अगर अमेरिका ने टैरिफ और लगाया तो भारतीय जो रिफाइनरी जो उत्पाद हैं उनके निर्यात पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर रूस पर नए प्रतिबंध लगे तो फिर क्या होगा कि जो पेमेंट है, जो इंश्योरेंस है, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात है कि भारत इसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या डिप्लोमेसी अपनाता है। आने वाले समय में अमेरिका का और रुख कठोर होता है या फिर वो अपने इस तरह के जो भी दबाव है उनमें नरमी बरतेगा, जैसा कि चीन के संदर्भ में किया था। पिछले वर्ष देखें 200 से भी अधिक का टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने, लेकिन बाद में जब रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में चीन ने अमेरिका को ठीक उसी की भाषा में बात करना सिखाना शुरू किया तो फिर अमेरिका नरम पड़ गया। अब भारत को भी ऐसी कोई अपनी मजबूत जो पक्ष है उसे अमेरिका के सामने रखते हुए उसे काउंटर करना होगा, तो शायद अमेरिका भारत की बात समझ पाएगा। तो ये पूरा सेशन था जिसकी हमने जानकारी ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो तेल आपूर्ति करता है वो कौन है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है? इराक की 21% है, रूस की 37, या फिर सऊदी अरब की 15, या फिर अमेरिका की 7%। तो इनमें सही विकल्प क्या है, ये आपको सही उत्तर चुनकर हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज हमने देख लिया कि आखिर जो भी रूस से सस्ते दरों पर भारत तेल आयात कर रहा है तो उससे भारत की आम जनता को क्या लाभ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, किसको लाभ हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।